हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल शाह एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली। आज आपको क्रिमिनल केसेस के स्टेजेस के बारे में बताने आया हूं। यानी क्रिमिनल केस कब स्टैब्लिश होता है, यानी कब क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है और कब जाकर उसका अंत होता है, कब फैसले की घड़ी आती है, किन किन स्टेजेस से एक क्रिमिनल केस को गुजरना होता है। क्योंकि अमूमन जब किसी शख्स जो किसी क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है या क्रिमिनल एफआईआर उसके खिलाफ हो रखी है, तो वो तारीखों पर जाते हैं। जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आपके केस की स्टेज क्या है, तो उनको शायद ही इसका जवाब पता होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि क्रिमिनल केस कब शुरू होता है और किन स्टेजेस से गुजरने के बाद उसका अंत आता है, या यूं कहूं फैसले की घड़ी आती है। दोस्तों, क्रिमिनल केस की अगर बात करूं तो क्रिमिनल केस दो तरह के होते हैं। एक वो केस जिसके अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है और दूसरा वो केस जो एक प्राइवेट कंप्लेंट पर कोर्ट के अंदर दाखिल होने के बाद, एविडेंस लीड करने के बाद स्टैब्लिश होता है और तब जाकर कोर्ट किसी दूसरे पक्ष को समन करती है या दूसरे पक्ष को बुलाती है। तो जो प्राइवेट केस है उसको हम लोग प्राइवेट केस बोलते हैं, या अमूमन भाषा में हम लोग कंप्लेंट केस बोलते हैं। चेक बाउंस होना भी एक कंप्लेंट केस है, जिसकी हम डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज दोस्तों मैं एफआईआर के केस की बात करूंगा, यानी वो केस जिसके अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद कौन कौन सी स्टेज से गुजरने के बाद उस एफआईआर के निस्तारण या उस फैसले की घड़ी आती है, ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस जो सीआरपीसी के अंदर डिफाइंड है या सीआरपीसी के प्रोसीजर में ये बातें दे रखी है। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर होती है तो एफआईआर के सेक्शन डिसाइड करते हैं कि वो ऑफेंस यानी वो अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल। बेलेबल अगर अपराध है तो अमूमन आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। जो एसएचओ साहब होते हैं, जो आईओ होते हैं, वो आपको थाने के से ही बेल दे देते हैं, यानी थाने से बेल दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी थाने से बेल नहीं देते और वो आपको कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने, यानी जो भी संबंधित मजिस्ट्रेट सामने होते हैं, साहब होते हैं, उनके सामने पेश किया जाता है। क्योंकि बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल आपका राइट है, तो उनके सामने बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद आपका बेल राइट है, बेल आपको दे दी जाती है। यदि ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो नॉन बेलेबल में सबसे पहले आपको, यदि ये एप्रीहेंशन है कि मेरी अरेस्ट हो सकती है, तो आप अपने बेल वाले राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेल के कौन कौन से राइट्स एक्यूज के होते हैं ये हम लोग सेपरेटली बना चुके हैं। दोस्तों, जब आप पे एप्रीहेंशन, डिटेंशन या आपको गिरफ्तारी का डर आपके पास से खत्म हो जाता है, तो कौन कौन सी स्टेज है, केस कब कोर्ट में जाता है, कब कोर्ट में डिसाइड होता है, इसके लिए जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा। दोस्तों, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है, आपको ये एप्रीहेंशन नहीं होती कि आप अरेस्ट हो जाएंगे, या आपको चार्जशीट दाखिल होने से पहले आपको बेल दे दी जाती है, तो अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की कोई लिमिटेशन कोर्ट ने या सीआरपीसी के प्रोविजन में डिफाइंड नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, यदि आपको रेगुलर बेल मिल गई है, यानी आप कस्टडी में नहीं है, यानी आप जेल में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चार्जशीट दाखिल करना, यानी आपके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करना, या एक कोई टाइम डिफाइंड नहीं है जिसके अंदर आप या आईओ को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है। यदि आप कस्टडी में है, जेल में है, तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी में टाइम डिफाइंड है, वो 60 दिन का भी है और 90 दिन का भी है, या अपराध वाइज डिसाइड है, जहां अपराध के को देखते हुए कि अपराध किस किस्म का अपराध है, इन्वेस्टिगेशन पूरा करने का टाइम 60 दिन और 90 दिन रखा गया है। यही कुछ स्पेशल एक्ट्स में यही टाइम बढ़कर 180 डेज भी हो गया है। अब दोस्तों, जब एफआईआर दर्ज हो गई, अब काम शुरू होता है। जो आपके अपराध की जांच कर रहा है, ऐसे जांच अधिकारी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी जांच अधिकारी, जिसको आम भाषा में आपको लोग आईओ कहते लोग दिखाई देंगे कि मेरा आईओ ने ये किया है या मेरे आईओ ने वो किया है। अब दोस्तों, आईओ ने जांच करी और जांच कर कर क्या पाया, यदि उसने आपके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस या इतने सबूत आपके खिलाफ मिल गए कि उसको लगता है आपने अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में
आपके विरुद्ध कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल करेंगे, जिसको हिंदी भाषी, जहां हिंदी में काम होता है जिन अदालतों में, आरोप पत्र कहा जाता है। सीआरपीसी के प्रोविजन 173 के अंदर इसका डिटेल दे रखा है कि कब कैसे ये आरोप पत्र दाखिल किए जाते हैं। यदि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी यह है कि वो फेयर, अनबायस्ड, यानी बिना किसी पक्ष को की तरफ झुके ईमानदारी से फेयर जांच करे और फेयर जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। यदि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आपके खिलाफ कोई प्रॉपर सबूत नहीं मिलते, यानी ऐसे सबूत नहीं मिलते कि आपके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर कह देते हैं कि इस शख्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं। तो पहले मैं इसी की बात करता हूं कि अगर आपके खिलाफ एफआर दाखिल हो जाती है, इसको आम भाषा में हम लोग एफआर बोलते हैं, यदि आपके खिलाफ एफआर दाखिल हो जाती है, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो ये मानते हैं कि आपके खिलाफ कोई भी सबूत ऐसे नहीं मिले जो शिकायत को सपोर्ट करते हो, तो ऐसी स्थिति में वो आपके खिलाफ एफआर दाखिल कर देंगे। ऐसी स्थिति में अब कोर्ट क्या करती है दोस्तों, कोर्ट शिकायतकर्ता को कोर्ट में बुलाती है और उससे पूछती है, क्योंकि आपके आरोप में जिसके खिलाफ आपने शिकायत करी थी, कोई या एफआईआर करी थी, जिसके उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, ऐसी स्थिति में क्या आपके केस को क्लोज कर दिया जाए? तो यदि वो अपनी सहमति दे देता है तो केस यही क्लोज हो जाता है, उस केस में एफआर लग गई, ऐसे बोला जाता है। यदि शिकायतकर्ता यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहा है उससे खुश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकता है, यानी वो इस बात की आपत्ति दर्ज कर सकता है कि ये वाले एस्पेक्ट्स पुलिस ने जांच ही नहीं किए, और जांच करेंगे तो प्रॉपर सबूत उस आरोपी के विरुद्ध मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसी बहस सुनने के बाद न्यायालय या तो री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ इसको इसमें फैक्ट है और ये री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, या उसके प्रोटेस्ट पिटीशन को खारिज कर एफआर को स्वीकार कर लेती है। दोस्तों ये तो वो स्थिति थी जहां पर आपके खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं मिले। लेकिन यदि आपके खिलाफ एविडेंसेस मिलते हैं और आप एक से ज्यादा अपराधी हैं, यदि आप किसी केस में एक से ज्यादा अपराधी हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी एक के खिलाफ अगर कोई केस में सबूत नहीं मिलते, सपोज मान लीजिए ए, बी और सी नाम के 3 लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है और जांच में आईओ को यह लगता है कि बी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी के प्रोविजन 169 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए आईओ साहब उस पर्टिकुलर शख्स का नाम आरोप पत्र से निकाल देते हैं, यानी उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं करते, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि नाम निकाल दिया। यस, सीआरपीसी के प्रोविजन 169 में आईओ को यह पावर दी गई है। अब जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती है, अब उसमें कोर्ट क्या करती है, किन स्टेजेस से आपके केस को गुजरना होता है। दोस्तों जब आरोप पत्र दाखिल करते हैं तो ये बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, आईओ साहब जहां जहां गए, क्या क्या सबूत आपके खिलाफ मिले और कितने विटनेस को वो आपके खिलाफ लेकर आए हैं, ये सब चार्जशीट में, जिसको हम आम आरोप पत्र बोलते हैं, उसमें लिखा होता है। दोस्तों इसके बाद यदि आप बेल पर हैं तो कोर्ट आपको बुलाती है, कोर्ट के अंदर कोर्ट आपको समन करती है, बुलाती है कोर्ट आपको, और सबसे पहले आपको सीआरपीसी के प्रोविजन 207 में आपको उस आरोप पत्र की एक पूरा पंच, एक पूरा जथा, एंटायर रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स जो आईओ ने आपके खिलाफ दाखिल किए हैं, वो उसकी एक कॉपी आपको दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप इसको चेक कर लें कि क्या आपको एंटायर सेट मिल गया है। दोस्तों उसके बाद अब ये आरोप पत्र किस किस्म के हैं? दोस्तों सीआरपीसी में जो ऑफेंसेस है उसको 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, यानी वो कोर्ट जो कंपिटेंट है केसेस सुनने के लिए, एक होती है सेशन ट्रायल, यानी वो ऑफेंसेस, वो अपराध जिसको सेशन कोर्ट सुनेगी, यानी जिसको एएसजे साहब यानी एडिशनल सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज साहब सुनते हैं, और एक ऐसे ऑफेंसेस जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब सुनते हैं, या चीफ सीजेएम बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स हैं उसके अंदर हम बोलते हैं सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनको सुनते हैं जी। दोस्तों हमेशा जुडिशंस एमएम साहब का होता है। जब एमएम साहब की कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल होती है, यदि ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसका ट्रायल सुनने का अधिकार वो खुद रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उस चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद चार्ज पर आर्ग्यूमेंट सुनते हैं।
यदि ऑफेंसेस ऐसे हैं, उस ऑफेंस का ट्रायल सुनने का अधिकार एमएम साहब या जेएम साहब को नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो उस कॉम्पिटेंट कोर्ट को ये भेज देते हैं, चाहे वो स्पेशल कोर्ट हो, स्पेशल कोर्ट यानी जैसे एनडीपीएस की कोर्ट होती है या पॉक्सो कोर्ट्स होती हैं, या ऐसे कोर्ट जिसको उस पर्टिकुलर केस को सुनने का अधिकार होता है, उस कोर्ट को वो केस चार्जशीट भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस का सुनने का अधिकार एमएम साहब को नहीं है, क्योंकि जो सेशन ट्रायबल केसेस होते हैं उसको सेशन केसेस सुनती हैं। तो इस प्रक्रिया को आम भाषा में बोलते हैं हम लोग सेशन कमिट होना। हम बोलते हैं ये केस सेशन कमिट हो गया, यानी जब एमएम साहब के सामने ये केस पेश किया गया, चार्जशीट पेश की गई, तो उसमें जो सेक्शन मेंशन थे वो सेशन ट्रायबल थे, और सेशन का ट्रायल करने के लिए एमएम साहब को पावर नहीं है, इसलिए उन्होंने इस केस को कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दिया, और ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेशन कमिट होना। अब दोस्तों, चार्जशीट जिस भी कोर्ट में है, या तो सेशन ट्रायल होगा या एमएम ट्रायल होगा। सपोज ये एमएम ट्रायल है, तो इसके बाद दोनों ही केसेस में, सेशन केस में और एमएम केस में, दोनों ही केस में स्टे जाती है आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज, यानी जो आरोप पत्र आपके खिलाफ दाखिल हुआ है, जो चार्जशीट आपके खिलाफ दाखिल हुई है, और जो डॉक्यूमेंट साथ में लगे हैं, क्या उन डॉक्यूमेंट्स और उस कहानी के एतबार पर जो ऑफेंसेस बने हैं, जिन ऑफेंसेस में, जिन अपराध में चार्जशीट दाखिल हुई है, वो अपराध बनते हैं। इस पर जो आरोपी के वकील हैं वो बहस करते हैं, और यदि कोर्ट को लगता है कि नहीं, गलत आरोप पत्र दाखिल हो गए, इससे कोई ऑफेंस नहीं बनता, तो इसमें अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो सीएमएम है, यानी जो सीजेएम है, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, जो एमएम कोर्ट होती है, यानी जो एमएम कोर्ट होती है, वो अपनी सीआरपीसी की प्रोविजन 239 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक्यूज को उस केस से बाहर कर देती है, उस आरोपों से डिस्चार्ज कर देती है, और यही पावर सेशन कोर्ट में सेशन जज के पास सीआरपीसी की प्रोविजन 227 में दी गई है। यदि आपको या तो डिस्चार्ज कर दिया गया, डिस्चार्ज का मतलब आपको उन आरोपों से बरी कर दिया गया, यदि आपको बरी नहीं किया जाता तो अगली स्टेज क्या है, आप पे चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं, यानी आपको इस पर्टिकुलर केस में चार्ज पर ये चार्ज बन गए। इसके बाद जो लिस्ट आपको चार्जशीट की दाखिल में मिली गई है, जो चार्जशीट में दाखिल हुई थी, वो लिस्ट ऑफ विटनेस है, उस विटनेस के अनुसार प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को बुलाता है कोर्ट के अंदर, और वो अपनी गवाही देकर जाते हैं, और जो आरोपी के वकील हैं, आरोपी के वकील उन गवाहों से जिरह करते हैं, या यूं कहूं कि उन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि जो गवाही वो देने आए हैं वो सही है या गलत। इस बात के लिए वो उनसे सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब को आम भाषा में क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, या हिंदी भाषा में जिरह करना बोलते हैं। अब दोस्तों, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस पूरे हो जाते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस पूरे होने पर जो प्रोसिक्यूशन है वो ये स्टेटमेंट देता है कि हम अब अपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्लोज करते हैं, यानी अब हम कोई फर्दर जो विटनेस है उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हमारे विटनेस पूरे हो गए हैं। इसके बाद कोर्ट सीआरपीसी के प्रोविजन, जो भी कोर्ट है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की साहब की कोर्ट हो, ऐसी स्थिति में सीआरपीसी के प्रोविजन 313 में स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें जज साहब पूरे केस को एक्यूज को बताते हैं कि आपके खिलाफ ये केस है, इस केस में आपके खिलाफ ये लोग गवाही दे चुके हैं, आपका क्या कहना है। तो यदि जज साहब को लगता है कि इन सब विटनेसेस के बाद, इन सब चीजों के बाद कोई चीजें सामने निकल कर नहीं आई, कोई भी ऑफेंस ही नहीं बन के आया, या चीजें गवाह हॉस्टाइल हो गए, तो ऐसी स्थिति में 313 का जो स्टेटमेंट होता है, एक्यूज से पूछा जाता है कि क्या आप अपने विटनेस डिफेंस को, यानी अपने डिफेंस एविडेंस को लीड करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि डिफेंस, यानी यदि एक्यूज पर्सन के पास भी अपने कुछ गवाह हैं, तो वो कोर्ट में कह सकता है कि हाँ, मैं भी अपने गवाह पेश करना चाहता हूं, जो आरोप मुझ पे लगे हैं, जो विटनेस गवाही दे गए हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो झूठी गवाही दे गए हैं, और मेरे पास अपने विटनेस है। ऐसी स्थिति में वो अपने विटनेस भी लीड करता है। इस स्थिति को हम लोग डिफेंस एविडेंस की स्टेज बोलते हैं। जितने भी आपके विटनेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी रिलेवेंट हैं, रिलेवेंट मीन्स जो उस कहानी से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे विटनेस को आप लोग भी अपनी तरफ से पेश करेंगे, यानी एक्यूज पक्ष पेश करता है। अब आपके विटनेस को प्रोसिक्यूशन द्वारा
क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, जिरह की जाएगी। और जब आपके डिफेंस एविडेंस पूरे हो जाएंगे तो तब एक्यूज पक्ष ये स्टेटमेंट देता है कि मेरे डिफेंस एविडेंसेस पूरे हो चुके हैं, अब मैं फर्दर कोई एविडेंस या कोई विटनेस पेश नहीं करना चाहता। दोनों के एविडेंस कंप्लीट होने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है, यानी किसका क्या विटनेस किया गया है, किस विटनेस ने क्या कहा, इन सब की आर्ग्यूमेंट को देखने के बाद, फाइल का मुआयना करने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। इसको डे ऑफ जजमेंट बोलते हैं। जजमेंट होता है। अब जजमेंट में दो चीजें होती हैं, या तो आपको बरी कर दिया गया, बरी करने को हम लोग आम भाषा में एक्विटल बोलते हैं। एक्विटल होने के बाद, अगर आपको एक्विटल कर दिया गया तो एक्विटल होने के बाद आपको एक बॉन्ड देने के लिए किया जाता है, क्योंकि आप बरी तो हो गए लेकिन जितना अपील का टाइम है इसलिए आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा। यहां पे इस बात की जमानत देनी पड़ेगी कि अगर दूसरा पक्ष इस ऑर्डर को चैलेंज करता है तो आप उस कोर्ट के समक्ष भी पेश होंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको बॉन्ड साइन करना होता है एक्विटल के बाद भी। और यदि आपको दोषी मान लिया जाता है तो दोषी मानने को हम बोलते हैं कन्विक्ट हो जाना, यानी आपको दोषी मान लिया गया, कन्विक्ट होना। और कन्विक्ट का जब जजमेंट आता है उसके बाद एक नेक्स्ट डेट लगती है जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस, यानी आपको दोषी तो मान लिया गया, अब अपराध के अनुसार आपको क्या सजा दी जाए और कितनी सजा दी जाए, जिसमें जो आरोपी का वकील है वो कम से कम सजा की दरखास्त करता है, उसके अपने ग्राउंड्स होते हैं, और जो प्रोसिक्यूशन होता है वो हायर साइड की सजा की डिमांड करता है। इसके बाद फैसला जाता है और एक केस का पूरा निस्तारण हो जाता है। उसके बाद यदि कोई पक्ष किसी ऑर्डर से खुश नहीं है तो उसकी हायर कोर्ट में जाकर वो अपील दाखिल कर सकते हैं। ये दोस्तों पूरा प्रोविजन है। मैं समझता हूं कि आज की ये स्टेज जानने के बाद एफआईआर की पूरी क्रिमिनल प्रोसीजर कि किन किन स्टेजेस से केस गुजरता है ये आप जान गए हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने विटनेस हैं और कब तक आपके केस का निस्तारण होने वाला है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक हमारी पहुंच जाए। धन्यवाद।